सुबह की सर्द हवा में शिवराज माली के नंगे पांव बर्फीली मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। चंपा अपने पिता का हाथ पकड़कर उसकी गति के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। 13 साल की इस लड़की के पास न तो जूते थे और न ही मोटे कपड़े, फिर भी उसकी आंखों में एक जुनून था। जैसे कोई सपना देखने वाला सिर्फ सपने की मंजिल को देखता है, राह की कठिनाइयों को नहीं। नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी बेटी मेरी जान। शिवराज की सांसें भाप बनकर हवा में घुल रही थी। पिछले 7 महीनों से यही रोज का नियम था। 12 किलोमीटर पैदल चलना, गांव से शुरू होकर खेतों के बीच से निकलना, फिर घने जंगल को पार करना और आखिर में उस स्कूल तक पहुंचना जहां चंपा पढ़ती थी। यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, बल्कि 2 अलग दुनियाओं के बीच का था। चंपा अपनी फटी पुरानी किताबों को छाती से चिपका कर रखती थी, जैसे कोई अपने सबसे कीमती खजाने को संभाल कर रखता है। शिवराज जानता था कि इन किताबों में उसकी बेटी का भविष्य छुपा हुआ है, वो भविष्य जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। जब वे गांव की सीमा पार कर रहे थे तो कुछ औरतें अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी होकर देख रही थी। उनकी निगाहों में तरस था या तंज, ये समझना मुश्किल था। शिवराज इन निगाहों को महसूस करता था, लेकिन अपना कदम धीमा नहीं करता था। बापू, आज मैंने गणित की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं। चंपा की आवाज में खुशी थी। शिवराज का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में बेटी? हाँ बापू, मास्टर जी कह रहे थे कि अगले महीने जिला प्रतियोगिता में मेरा नाम भेजेंगे। यह सुनकर शिवराज के कदम कुछ और तेज हो गए, जैसे उसे अपनी मंजिल दिखने लगी हो। लेकिन फिर उसे याद आया कि जिला प्रतियोगिता का मतलब है शहर जाना। शहर जाने का मतलब है पैसा, और पैसे का मतलब है राणा तेज सिंह के सामने हाथ फैलाना। राणा तेज सिंह, ये नाम सुनते ही शिवराज की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। गांव का ठाकुर, जमींदार, और वो आदमी जिसके सामने पूरा गांव सिर झुकाकर खड़ा होता है। 13 साल पहले की वो रात, सुधा की चीखें, उसका अपमान, और फिर वो फैसला जो शिवराज ने लिया था, भागना, गांव छोड़कर भागना। बापू, आप कुछ सोच रहे हैं? चंपा की आवाज ने शिवराज को वापस हकीकत में ला दिया। नहीं बेटी, बस ये सोच रहा था कि तू कितनी होशियार है। चंपा मुस्कराई। उसे नहीं पता था कि उसकी मुस्कान में उसके बापू के लिए कितनी ताकत छुपी है। शिवराज इसी मुस्कान के लिए रोज 12 किलोमीटर चलता है। इसी मुस्कान के लिए गांव वालों के ताने सुनता है। इसी मुस्कान के लिए राणा तेज सिंह से डरता भी है और लड़ने को तैयार भी रहता है। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो शिवराज ने चंपा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये जंगल उसे डराता था, न सिर्फ जंगली जानवरों की वजह से, बल्कि उन छायाओं की वजह से जो कभी कभी उनका पीछा करती महसूस होती थी। बापू, मां ने कल रात फिर बड़बड़ाते हुए कहा था कि ठाकुर आएगा। वो क्यों ऐसा कहती है? शिवराज का दिल धक से रह गया। सुधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 13 साल पहले की उस रात के बाद से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। कभी कभी वो बिल्कुल सामान्य लगती थी और कभी कभी ऐसी बातें करती थी जो डरावनी होती थी। मां बीमार है बेटी, उसकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन शिवराज जानता था कि सुधा की बातें सिर्फ बीमारी नहीं थी, वे चेतावनी थी। राणा तेज सिंह को पता चल गया था कि चंपा स्कूल में अच्छा कर रही है। उसकी नजर फिर से उनके परिवार पर टिकने लगी थी। जंगल के अंदर जाते समय शिवराज ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ पेड़ों की छायाएं दिखी। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बापू, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटी, बस जल्दी स्कूल पहुंचने की सोच रहा हूं।
स्कूल पहुंचकर जब चंपा अपनी कक्षा में गई तो गुड्डन मास्टर शिवराज के पास आए। उनका चेहरा गंभीर था। शिवराज, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है मास्टर जी? कल शाम ठाकुर के आदमी यहां आए थे। पूछ रहे थे कि चंपा कैसी पढ़ रही है। मैंने कहा कि अच्छी है, तो वे बोले कि ठाकुर उससे मिलना चाहते हैं। शिवराज का खून सूख गया। ये वही था जिसका डर उसे था। मास्टर जी, आपने कुछ और बताया? नहीं, मैंने कहा कि पहले बाप से पूछूंगा। लेकिन शिवराज, तू समझ रहा है न कि बात क्या है? ठाकुर की नजर तेरी बेटी पर है। शिवराज की मुट्ठियां भिंच गई। 13 साल पहले जो कुछ सुधा के साथ हुआ था वही चंपा के साथ नहीं होने देगा। मास्टर जी, मैं चंपा को यहां से कहीं और भेज दूंगा। कहां भेजेगा? ठाकुर का पहुंच हर जगह है, और फिर तू भागकर कब तक जिएगा? यह सवाल शिवराज के सीने में तीर की तरह चुभा। वो जानता था कि मास्टर जी सच कह रहे हैं, भागना कोई हल नहीं है। शाम को जब वे वापस घर लौट रहे थे तो चंपा खुशी से बताती रही कि आज उसने क्या क्या सीखा। लेकिन शिवराज का दिमाग कहीं और था। वो सोच रहा था कि क्या करे, कैसे अपनी बेटी को बचाए। घर पहुंचकर जब वे अंदर गए तो सुधा दीवार से टिककर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सूनी थी। लेकिन जब उसने चंपा को देखा तो अचानक डर से चीखी, नहीं, उसे छुपा ले, ठाकुर आ रहा है, वो फिर से आएगा। चंपा डर गई। शिवराज ने जल्दी से सुधा को शांत कराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा। लेकिन सुधा का डर सच्चा था। रात में जब सब सो गए तो शिवराज के घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? खोल दरवाजा, ठाकुर का संदेश है। शिवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो ठाकुर का एक आदमी खड़ा था। ठाकुर कहते हैं कि तेरी बेटी को कल से स्कूल मत भेजना। वो उससे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्या काम है ठाकुर को मेरी बेटी से? ये तू ठाकुर से पूछना। बस इतना समझ ले कि इनकार करने का मतलब तुझे पता है। आदमी चला गया। शिवराज दरवाजा बंद करके दीवार से टिक गया। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। ठाकुर जो चाहता है वो लेकर ही रहता है। रात भर शिवराज सो नहीं सका। वो सोच रहा था कि कल सुबह क्या करे। चंपा को स्कूल भेजे या न भेजे। अगर नहीं भेजा तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। अगर भेजा तो ठाकुर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। सुबह होते ही शिवराज ने फैसला किया, वो चंपा को स्कूल ले जाएगा। चाहे जो भी हो, वो अपनी बेटी के सपनों को मरने नहीं देगा। जब वे घर से निकले तो चंपा ने देखा कि उसके बापू के चेहरे पर कुछ अलग सा भाव है। डर था, लेकिन दृढ़ता भी थी। बापू, आप ठीक है ना? हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जब वे जंगल में पहुंचे तो शिवराज को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस बार ये एहसास ज्यादा साफ था। वो रुका और पीछे देखा। दूर से एक घुड़सवार दिखा जो उनकी ही दिशा में आ रहा था। शिवराज ने चंपा का हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से चलने लगा। उसे पता था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है, ये ठाकुर का आदमी है और वो उनका पीछा कर रहा है। स्कूल पहुंचने के बाद शिवराज का मन बेचैन था। वो घुड़सवार की छवि अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। गुड्डन मास्टर ने उसकी परेशानी भांप ली। शिवराज, तेरा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या बात है? मास्टर जी, लगता है ठाकुर ने अपने आदमी भेजे हैं। रास्ते में किसी ने पीछा किया। गुड्डन मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। वो शिवराज को एक तरफ ले गया और धीमी आवाज में बोला, शिवराज, मुझे तुझसे कुछ बताना है, वो बात जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। शिवराज की सांस तेज हो गई। क्या बात है मास्टर जी? 13 साल पहले की उस रात जब तू सुधा को लेकर भागा था, मैं भी वही था। ठाकुर की हवेली में मैंने सब कुछ देखा था। शिवराज का खून सूख गया।
उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। तुमने देखा था, फिर तुमने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं डर गया था। ठाकुर ने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो मार देगा। लेकिन शिवराज, मैंने एक और बात देखी थी। ठाकुर की पत्नी सुनीता भी वहां थी। वो रो रही थी और अपने पति को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये जानकारी शिवराज के लिए बिल्कुल नई थी। उसे तो लगता था कि ठाकुर के घर में सब उसके साथ है। मास्टर जी, ये सब आप मुझे आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल सुनीता मेरे पास आई थी। उसने कहा कि ठाकुर फिर से वही करने की तैयारी कर रहा है जो 13 साल पहले किया था। इस बार चंपा के साथ। शिवराज की मुट्ठियां भिंच गई। वो चाहता था कि अभी उसी वक्त ठाकुर के पास जाकर उसका गला दबा दे। मास्टर जी, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन शिवराज, तू अकेला क्या कर सकेगा? ठाकुर के पास आदमी है, पैसा है, ताकत है। इसी वक्त चंपा दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी थी। बापू, बापू, आज मैंने हिंदी की प्रतियोगिता जीती है। देखिए ये इनाम। चंपा ने एक छोटी सी किताब शिवराज को दिखाई। उसकी आंखों में गर्व था। शिवराज ने बेटी को गले से लगाया, लेकिन उसका दिल भारी था। बहुत अच्छा बेटी, तू बहुत होशियार है। घर का रास्ता तय करते समय चंपा लगातार अपनी जीत के बारे में बातें करती रही, लेकिन शिवराज का ध्यान कहीं और था। वो बार बार पीछे देखता जा रहा था। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो अचानक सामने से 3 घुड़सवार आते दिखे। शिवराज का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चंपा को अपने पीछे छुपाने की कोशिश करने लगा। कौन है तू? यहां क्या कर रहा है? एक आदमी ने आवाज लगाई। मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर जा रहा हूं। ठाकुर तुझसे मिलना चाहते हैं, चल हमारे साथ। अभी नहीं, मुझे घर जाना है। ये कोई विनती नहीं है, ये हुक्म है। शिवराज ने चंपा का हाथ कसकर पकड़ा। वो जानता था कि अगर वो इन लोगों के साथ गया तो फिर वापस नहीं आ पाएगा। चंपा, जल्दी भागो। दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से घोड़ों की आवाज आ रही थी। शिवराज जानता था कि वे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। बापू, मैं डर गई हूं। कुछ नहीं होगा बेटी, बस मेरे साथ दौड़ती रह। अचानक शिवराज को एक पुराना रास्ता याद आया। जंगल में एक गुफा थी जहां वो बचपन में छुपा करता था। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो शायद बच सके। चंपा, मेरे पीछे आ। मुझे एक जगह पता है। दोनों घने पेड़ों के बीच से होकर गुफा की तरफ दौड़े। घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन घने जंगल में घोड़े ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। गुफा में पहुंचकर दोनों छुप गए। शिवराज ने चंपा को गले से लगाया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। बापू, ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? शिवराज नहीं जानता था कि अपनी बेटी को क्या जवाब दे। वो कैसे बताए कि उसका जन्म ही एक अपराध का नतीजा है। बेटी, कुछ लोग हमसे जलते हैं। वे नहीं चाहते कि तू पढ़े लिखे। लेकिन बापू, पढ़ना तो अच्छी बात है ना? हाँ बेटी, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो हम रोज 12 किलोमीटर चलते हैं। रात होने तक वे एक गुफा में छुपे रहे। जब लगा कि घुड़सवार चले गए हैं, तब वे बाहर से निकले। घर पहुंचकर शिवराज ने देखा कि सुधा आंगन में बैठी रो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी। सुधा, क्या हुआ? वो आए थे, ठाकुर के आदमी। वे चंपा को ढूंढ रहे थे। शिवराज का दिल बैठ गया। अब तो ठाकुर को पता चल गया था कि वो अपनी बेटी को छुपा रहा है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि कल तक चंपा को हवेली भेज दो, नहीं तो बुरा होगा। चंपा सुनकर डर गई। बापू, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। शिवराज ने बेटी को गले से लगाया। तू कहीं नहीं जाएगी। मैं हूं ना। लेकिन अंदर ही अंदर शिवराज जानता था कि अब स्थिति उसके काबू से बाहर हो रही है।
ठाकुर दबाव बढ़ाता जा रहा है। रात में जब सब सो गए तो शिवराज बाहर निकला। उसे कुछ करना था। वो गुड्डन मास्टर के घर गया। मास्टर जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ शिवराज? शिवराज ने पूरी बात बताई। गुड्डन मास्टर ने सिर हिलाया। शिवराज, मैंने तुझसे कहा था न कि सुनीता भी परेशान है। वो ठाकुर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। लेकिन मास्टर जी, कौन सुनेगा हमारी बात? ठाकुर के पास पैसा है, ताकत है। शिवराज, अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो ठाकुर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वक्त बाहर से घोड़ों की आवाज आई। दोनों चुपचाप खिड़की से देखने लगे। ठाकुर के 5-6 आदमी मास्टर के घर के सामने खड़े थे। लगता है वे मुझे यहां ढूंढने आए हैं, शिवराज बोला। पीछे के दरवाजे से निकल जा, मैं इन्हें संभालता हूं। शिवराज पीछे से निकलकर अपने घर की तरफ दौड़ा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि वहां भी ठाकुर के आदमी खड़े हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पास की झाड़ियों में छुप गया और अपने घर को देखने लगा। सुधा, चंपा को बाहर भेज दे, ठाकुर बुला रहे हैं। एक आदमी चिल्लाया। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। सुधा की आवाज में दृढ़ता थी। तू समझती नहीं है, ठाकुर का हुक्म है तो ठाकुर से कह दे कि सुधा ने मना कर दिया। शिवराज हैरान था। सुधा इतनी हिम्मत कहां से ला रही थी? अचानक घर के अंदर से चंपा की चीख सुनाई दी। शिवराज का खून सूख गया। वो तुरंत दौड़कर घर में घुसा। चंपा, मेरी बेटी। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि चंपा वहां नहीं है। सुधा फर्श पर बेहोश पड़ी है और ठाकुर के आदमी चले गए हैं। सुधा, सुधा, उठ। शिवराज ने उसे हिलाया। सुधा की आंखें खुली। शिवराज, वे चंपा को ले गए। मैं रोक नहीं पाई। शिवराज की दुनिया हिल गई। उसकी बेटी को ठाकुर ले गया है। वही ठाकुर जिसने 13 साल पहले सुधा के साथ अत्याचार किया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, शिवराज चिल्लाया। वो तुरंत बाहर निकला और ठाकुर की हवेली की तरफ दौड़ने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी बेटी को बचाना। शिवराज के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवेली की तरफ इस तरह दौड़ रहा था जैसे उसकी जान ही दाव पर लगी हो। दरअसल उसकी जान से भी कीमती चीज दाव पर लगी थी, उसकी बेटी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। शिवराज बिना रुके सीधा उनकी तरफ दौड़ा। रुक, तू कहां जा रहा है? मुझे ठाकुर से मिलना है। उन्होंने मेरी बेटी को बुलाया है। पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने अंदर जाकर इत्तला दी। ठाकुर कहते हैं कि शिवराज को अंदर भेज दो। हवेली के अंदर का नजारा भव्य था। बड़े बड़े हॉल, कीमती फर्नीचर और दीवारों पर टंगी तस्वीरें। लेकिन शिवराज की आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, अपनी बेटी को। राणा तेज सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वो जानता था कि शिवराज बेबस है। आ गया मेरा पुराना दोस्त। 13 साल बाद मिले हैं। मेरी बेटी कहां है? शिवराज की आवाज में गुस्सा था। तेरी बेटी? अरे शिवराज, तू भूल गया है कि वो तेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। ये सुनकर शिवराज का खून सूख गया। वो जानता था कि ठाकुर क्या कहना चाह रहा है। वो मेरी बेटी है। मैंने उसे पाला है, पढ़ाया है। पालना पोसना अलग बात है, खून अलग बात है। और चंपा में मेरा खून है। ठाकुर ने इशारा किया और एक आदमी ने एक दरवाजा खोला। वहां से एक औरत बाहर आई। ये सुनीता थी, ठाकुर की पत्नी। सुनीता, इस आदमी को समझा दे कि चंपा का असली बाप कौन है। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वो शिवराज की तरफ देखकर बोली, शिवराज, मुझे माफ कर दे। मैं उस रात कुछ नहीं कर पाई थी। सुनीता जी, मेरी बेटी कहां है? ऊपर के कमरे में है। वो डर गई है। शिवराज ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने उसे रोक दिया।
रुक शिवराज, पहले मेरी बात सुन। मैं तुझसे कोई झगड़ा नहीं चाहता, बस अपना हक मांग रहा हूं। आपका क्या हक है चंपा पर? वही जो एक बाप का होता है। मैं चाहता हूं कि वो यहां रहे, अच्छी तरह रहे, पढ़े लिखे। शहर भेजूंगा उसे। शिवराज जानता था कि ठाकुर झूठ बोल रहा है। उसके मन में कुछ और ही योजना है। नहीं, वो मेरे साथ आएगी तो फिर तुझे मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर ने इशारा किया और 2 आदमी शिवराज को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। जब तक तू अपनी जिद नहीं छोड़ता तब तक यही रहेगा। कोठरी में बंद होकर शिवराज बेचैन हो रहा था। वो दीवारों को पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। इसी दौरान ऊपर के कमरे में चंपा रो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। मुझे घर जाना है। मेरे बापू कहां हैं? तेरे बापू यहीं हैं। चिंता मत कर, एक औरत ने कहा। मैं ठाकुर से मिलना चाहती हूं। ठाकुर तुझसे मिलेंगे, लेकिन पहले तू ये अच्छे कपड़े पहन ले। चंपा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो सिर्फ अपने बापू के पास जाना चाहती थी। रात होने पर सुनीता चुपचाप कोठरी के पास आई। उसने दरवाजे में लगा ताला खोल दिया। शिवराज, जल्दी निकल। सुनीता जी, आप? मैं तुझे चंपा के पास ले चल रही हूं, लेकिन जल्दी कर। दोनों चुपचाप ऊपर की तरफ गए। सुनीता ने एक कमरे का दरवाजा खोला। चंपा यहां है। शिवराज ने कमरे में घुसकर देखा। चंपा कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसे देखकर वो दौड़कर उसके पास गई। बापू, आप कहां थे? मैं बहुत डर गई थी। कुछ नहीं हुआ बेटी, अब हम घर चलेंगे। लेकिन शिवराज, तुम यहां से निकल कैसे जाओगे? ठाकुर के आदमी हर जगह हैं। सुनीता ने कहा, कोई न कोई रास्ता होगा। है, पीछे से एक रास्ता जंगल में जाता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, खतरा उठाना पड़ेगा। सुनीता ने उन्हें पीछे के दरवाजे तक पहुंचाया। वहां से एक पगडंडी जंगल में जा रही थी। शिवराज, एक बात और, ठाकुर सिर्फ चंपा को नहीं चाहता, वो तुझसे बदला भी लेना चाहता है। उस रात तूने उसका अपमान किया था। मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को बचाया था। हां, लेकिन ठाकुर को यह बात आज तक खलती रहती है। वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिवराज ने चंपा का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। रात का समय था और जंगल में अंधेरा था। बापू, ये रास्ता कहां जाता है? घर की तरफ बेटी, बस मेरे साथ चलती रह। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पीछे से आवाजें आने लगी। ठाकुर के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। वे आ रहे हैं बापू। डर मत बेटी, हम छुप जाएंगे। शिवराज चंपा को लेकर एक घने पेड़ के नीचे छुप गया। पीछे से मशालों की रोशनी आ रही थी। यही कहीं है, ढूंढो इन्हें। शिवराज ने चंपा को छाती से लगाया। वो जानता था कि अगर वे पकड़े गए तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। शिवराज, कहां भाग रहा है? निकल बाहर। आवाज सुनकर शिवराज पहचान गया। ये ठाकुर की आवाज थी। वो खुद आया था। तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लेकर भागने की? चंपा को समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर उसे अपनी बेटी क्यों कह रहा है। बापू, वो मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहा है? शिवराज नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। वो अपनी बेटी को सच नहीं बताना चाहता था। अचानक एक आदमी उनके छुपने की जगह के पास आ गया। उसके हाथ में मशाल थी। यहां है, मिल गए। तुरंत सारे आदमी उनकी तरफ दौड़े। शिवराज ने चंपा का हाथ पकड़ा और फिर से भागने लगा। बापू, मैं और नहीं दौड़ सकती, बस थोड़ा और बेटी, हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ठाकुर के आदमी घोड़ों पर थे। वे जल्दी पास आ गए। अब कहां भागेगा शिवराज? ठाकुर घोड़े से उतरा और शिवराज के सामने आकर खड़ा हो गया।
13 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज तुझसे पूरा हिसाब चुकता करूंगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा अपमान किया था, मेरे सामने से सुधा को लेकर भाग गया था, और अब मेरी बेटी को लेकर भाग रहा है। चंपा मेरी बेटी है। नहीं, वो मेरी बेटी है और अब वो मेरे साथ रहेगी। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे शिवराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। शिवराज ने एक डंडा उठाया और ठाकुर के आदमियों से लड़ने लगा। वो जानता था कि ये जीत नहीं सकता, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकता है। चंपा डर के मारे रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। बापू, बापू। लड़ाई में शिवराज बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर से खून बह रहा था। अब मान जा शिवराज, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। शिवराज लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ठाकुर के आदमी चंपा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मत छूना उसे, शिवराज ने आखिरी ताकत लगाकर चिल्लाया, लेकिन वो बेहोश हो गया। चंपा को ठाकुर के आदमी पकड़कर ले गए। जब शिवराज की आंख खुली तो वो जंगल में अकेला पड़ा था। उसकी बेटी कहीं नहीं थी। शिवराज की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में तेज दर्द हो रहा था और मुंह का स्वाद खराब था। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा था। सूरज निकल आया था। चंपा, चंपा कहाँ है? वो बड़बड़ाया और उठने की कोशिश की। सब कुछ याद आ गया। रात का पीछा, लड़ाई और फिर बेहोशी। उसकी बेटी को ठाकुर ले गया था। शिवराज लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोटें थी, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी थी। मुझे वापस हवेली जाना होगा, उसने मन में सोचा। वो जंगल से निकलकर गांव की तरफ गया। रास्ते में कुछ लोग मिले। अरे शिवराज, ये क्या हाल है तेरा? खून से लथपथ है तू। काका, क्या आपने मेरी चंपा को देखा है? चंपा? नहीं तो क्या हुआ है? शिवराज ने पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग हैरान रह गए। अरे यार, ठाकुर ने ये क्या किया है? लेकिन शिवराज, तू अकेला क्या कर सकेगा? ठाकुर के पास बंदूकधारी आदमी है। मुझे कुछ भी करना पड़े, अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। गांव के कुछ जवान आदमी आगे आए। शिवराज, हम तेरे साथ हैं। चंपा हम सबकी बेटी है। नहीं भाई, ये मेरा निजी मामला है। मैं किसी और को इसमें नहीं फंसाना चाहता। लेकिन अकेले तू क्या करेगा? शिवराज ने सोचा, वाकई अकेले ठाकुर से लड़ना आसान नहीं था। शाम तक शिवराज ने एक योजना बनाई। वो जानता था कि ठाकुर के यहां सीधे जाकर लड़ना मूर्खता होगी। मुझे पहले ये पता करना होगा कि चंपा कहाँ है और कैसी है। वो रात के समय हवेली के पास पहुंचा। दीवार फांद कर अंदर गया। हवेली में रोशनी थी, लेकिन बाहर पहरेदार कम थे। वो चुपचाप ऊपर की तरफ गया जहां कमरे थे। एक कमरे से हल्की आवाज आ रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो चंपा वहां बैठी थी। वो रो रही थी। बापू, कहाँ हैं आप? वो बड़बड़ा रही थी। शिवराज का दिल भर आया। वो धीरे से खिड़की खटखटाया। चंपा ने आवाज सुनी और मुड़कर देखा। बापू, वो चुपके से चिल्लाई। चुप बेटी, धीरे बोल, शिवराज ने इशारे से कहा। बापू, मुझे यहां से ले चलिए, मैं बहुत डर रही हूं। हाँ बेटी, बस थोड़ा इंतजार कर, मैं तुझे ले जाऊंगा। लेकिन ठाकुर कहता है कि वो मेरा असली बाप है। ये सच है क्या? शिवराज को नहीं पता था कि अपनी बेटी को क्या जवाब दे। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सच भी बताना मुश्किल था। बेटी, तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे पाला है, बड़ा किया है। बाकी सब बाद में बात करेंगे। ठीक है बापू। शिवराज ने खिड़की से अंदर आने की कोशिश की, लेकिन वो छोटी थी। चंपा, दरवाजा खुला है क्या? नहीं बापू,
बाहर से बंद है। तभी नीचे से आवाजें आई। कोई ऊपर आ रहा था। छुप जा बेटी, मैं कल रात आऊंगा, तब तक धैर्य रख। शिवराज खिड़की से कूदकर नीचे आ गया और दीवार फांदकर बाहर निकल गया। अगले दिन शिवराज ने गांव के मुखिया से मिलकर पूरी बात कही। मुखिया जी, ठाकुर ने मेरी बेटी को जबरदस्ती रख लिया है। ये तो गलत बात है शिवराज, लेकिन ठाकुर बहुत ताकतवर है, उससे उलझना खतरनाक है। तो क्या मैं अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब मिलकर ठाकुर से बात करेंगे। शाम को गांव के कुछ बुजुर्ग ठाकुर की हवेली गए। ठाकुर साहब, शिवराज की बेटी को वापस कर दीजिए। वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को क्यों दूसरे को दूं? लेकिन ठाकुर साहब, आपने उसे 13 साल तक नहीं पाला। शिवराज ने पाला है, वो सिर्फ रखवाली कर रहा था। अब मैं अपनी बेटी को वापस ले रहा हूं। मुखिया समझ गया कि ठाकुर मानने वाला नहीं है। उस रात शिवराज फिर हवेली गया। इस बार उसके साथ 2 और आदमी थे। तुम लोग बाहर रुको, अगर कोई दिक्कत हो तो सीटी बजाना। शिवराज फिर से दीवार फांदकर अंदर गया। इस बार वो एक रस्सी भी लाया था। चंपा के कमरे तक पहुंचकर उसने खिड़की खटखटाई। बापू, चंपा खुश हो गई। बेटी, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। ये रस्सी पकड़ और धीरे धीरे नीचे आ जा। चंपा डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करी। वो रस्सी पकड़कर नीचे आने लगी, लेकिन अचानक ऊपर से आवाज आई। कौन है वहां? पहरेदार ने आवाज सुनी थी। जल्दी बेटी, शिवराज ने जल्दबाजी में कहा। चंपा अभी आधी ही नीचे आई थी कि पहरेदार ऊपर पहुंच गया। चोर, चोर! हवेली में हड़कंप मच गया। सभी तरफ से लोग आने लगे। शिवराज ने चंपा को नीचे उतारा और दोनों भागने लगे, लेकिन इस बार ठाकुर तैयार था। हवेली का मुख्य द्वार बंद था और चारों तरफ से ठाकुर के आदमी आ गए। अब कहां भागेगा शिवराज? ठाकुर खुद भी आ गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां आने की? मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूं। तेरी बेटी? चंपा मेरी बेटी है। नहीं, मैं इनकी बेटी नहीं हूं, चंपा चिल्लाई। मेरे बापू ये हैं। ठाकुर गुस्से से आगब बुला हो गया। तो तू नहीं मानेगी? ठीक है शिवराज, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इसे कोठरी में बंद कर दो और लड़की को ऊपर वाले कमरे में। नहीं, बापू को छोड़ दीजिए, चंपा रोते हुए चिल्लाई। लेकिन ठाकुर के आदमियों ने उन्हें अलग कर दिया। कोठरी में बंद होकर शिवराज सोच रहा था कि अब क्या करे। वो जानता था कि ठाकुर इस बार उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। सुबह होने पर ठाकुर कोठरी में आया। शिवराज, अब सुन मेरी बात। चंपा को यही रहना होगा। वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। तो फिर तुझे सच बताता हूं। चंपा तेरी पत्नी सुधा और मेरी औलाद है। शिवराज का चेहरा सफेद हो गया। ये झूठ है। झूठ नहीं है। उस रात जब तू अपनी पत्नी को लेकर भागा था, तब वो गर्भवती थी। मेरे बच्चे से शिवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था कि ठाकुर सच कह रहा है। दोपहर में ठाकुर ने चंपा को नीचे बुलवाया। शिवराज भी वहां था। चंपा बेटी, अब तुझे सच बताता हूं। मैं तेरा असली बाप हूं। चंपा ने शिवराज को देखा। उसकी आंखों में सवाल था। ये सच है बापू? शिवराज की आवाज नहीं निकल रही थी। सच है ना सच है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चंपा ने कहा। मेरे लिए मेरे बापू वही है जिन्होंने मुझे पाला है। ठाकुर को यह सुनकर गुस्सा आया। तू समझती नहीं है, खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब मैं बीमार पड़ती थी तो मेरे बापू मेरे पास रात भर बैठते थे। जब मुझे कुछ चाहिए होता था तो वो अपना सब कुछ बेचकर लाते थे। लेकिन बेटी, मैं इनकी बेटी हूं, चंपा ने शिवराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी।
ठाकुर को समझ आ गया कि चंपा उसके साथ खुश नहीं रहेगी। उसे जबरदस्ती रखने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। शिवराज को यकीन नहीं आ रहा था। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम लोग इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाओ। शिवराज ने सोचा, उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। ठीक है। एक हफ्ते बाद शिवराज और चंपा गांव छोड़कर शहर चले गए। वहां शिवराज ने एक छोटी सी दुकान खोली। चंपा को अब सच पता था, लेकिन वो खुश थी कि शिवराज के साथ है। बापू, मुझे अब पढ़ाई करनी है। हाँ बेटी, तू जितना पढ़ना चाहे पढ़, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। एक दिन चंपा ने पूछा, बापू, आपको बुरा तो नहीं लगता कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूं? शिवराज ने उसे गले लगाया। बेटी, प्यार खून से नहीं, दिल से होता है। तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। कुछ साल बाद चंपा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पा गई। शिवराज का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि ठाकुर की मृत्यु हो गई है। बापू, क्या हम गांव वापस जाएंगे? चंपा ने पूछा। तू क्या चाहती है? मुझे यही अच्छा लग रहा है। यहां हमने नई जिंदगी शुरू की है। शिवराज मुस्कराया। उसकी बेटी समझदार हो गई थी। शिवराज ने जो 12 किलोमीटर का सफर शुरू किया था अपनी बेटी को बचाने के लिए, वो एक नई जिंदगी में बदल गया। वो समझ गया था कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार और परवाह से बनते हैं। चंपा उसकी बेटी थी और हमेशा रहेगी। हर शाम वे दोनों छत पर बैठकर बात करते थे। चंपा अपने काम की बातें बताती और शिवराज अपने दुकान की। बापू, आपको पछतावा तो नहीं है कि मेरी वजह से आपको गांव छोड़ना पड़ा? बिल्कुल नहीं बेटी, मैंने जो कुछ भी किया है वो तेरे लिए किया है और मैं खुश हूं। चंपा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी खुश हूं बापू, हमारी नई जिंदगी अच्छी है। कभी कभी जिंदगी हमसे बड़े फैसले करवाती है, लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। शिवराज ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाया और जीत गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।